आवर्ती पढ़ लिए, सावधि जमा खाता पढ़ लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी अभी भी आंसर हमारा करेक्ट आंसर नहीं आ रहा, तो क्या ये आयकर में करेक्ट आंसर आएगा? हाँ भाई, इसमें करेक्ट आंसर आपका आने वाला है और आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 6 नंबर जो है फिक्स। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके अध्याय 8 का आयकर से सवाल। ठीक है, आयकर से आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है उसको समझते हैं। और ये 6 नंबर और आपको सिर्फ ये 6 पॉइंट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 और एक होती लास्ट जो शिक्षा के ऊपर, ये 6 पॉइंट आपको हल करना है हर एक प्रश्न में। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करना सीखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, उसी क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके हिसाब से आप लोग को और भी क्वेश्चंस करके देखना है। नहीं बनेगा तब हम तो है ना आपको बताने के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि एक वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की जो वार्षिक आय है, ठीक है, कितनी है भाई? 4,10,000 रुपए। वह प्रति माह 4,000 रुपए सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 वार्षिक जीवन प्रीमियम में जमा करता है। 25,000 रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना? 20,000 रुपए जमा करता है। और वृद्धा आश्रम में वो कितना करते हैं? 12,000 रुपए जमा करते हैं। तब हमको क्या करना है? आयकर की अंत में वो कितना टैक्स पटाएगा उस चीज का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आपको तो ये याद होनी चाहिए कि मतलब इन सभी पॉइंट्स को हमें लिखना ही है, कोई सा भी क्वेश्चन आए आपका। ठीक है, इस चीज को बस याद रखेंगे। तो कुल वार्षिक आय क्वेश्चन में जो भी दिया रहे आपका उसी को ही आपको लिखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा कितना दिया हुआ है? 4,10,000 रुपए। ठीक है, अब दूसरा देखो भाई, इसमें दान की राशि निकलना ये बहुत कम क्वेश्चन में होता है, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको इसको नहीं करना होता। कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें दान वाला बात हुआ रहता है, जैसे कि दान किसको किसको बोलेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा कहां कहां पर है? एक तो है पहला दान कहां पर है? प्रधानमंत्री राहत कोष में। ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष, इसमें दान करते हैं भाई। कितना? वो वहां पर जमा करते हैं 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 जमा करते हैं, तो ये हुआ। दूसरा जो हमारी दान की राशि है वो क्या है? वृद्धा आश्रम। तो वृद्धा आश्रम में उन्होंने कितना किया है? टोटल 12,000। लेकिन हम यहां पर 12,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी आप लोग देख पा रहे हैं कि उसमें मेंशन कर दिए कि 50% छूट है, मतलब उसमें से हमें 6,000 पर छूट है और 6,000 पर क्या करना पड़ेगा? पैसा पटाना पड़ेगा। तो देखो ये कुल कितना हो रहा है भाई, इसको कैलकुलेट कर लो, ये दोनों मिला करके तो ये हो रहा है 26,000 रुपए। 26,000 टोटल दान किया गया है। ठीक है, अब इस 26 में अब इसको तो दान कर दिया, तो ये हमारे आय में कैलकुलेट होगा क्या? नहीं भाई, उतना ये तो हम इसको दान कर दे तो वो हमारे आय में कैलकुलेट नहीं होता। इसलिए अब हम लोग का जो शेष आय हो जाएगा, यहां पर शेष आय कितना होगा? इन दोनों में घटा दो, 4,10,000 जो है उसमें आप लोग माइनस कर दो 26,000 रुपए को। तब आपका जो आंसर आ जाएगा यहां पर वो कितना आएगा? 3,84,000 रुपए। अब ये वाला जो है आपका, ये आपका आय बन गया। क्लियर? यहां तक हर एक प्रश्न में आपको ऐसे ही करना है। आपको सबसे पहले वार्षिक आय लिख लेना जो भी है, फिर दान की राशि हर एक प्रश्न में आपको नहीं मिलेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें दान की राशि मिलेगा, तो उसको अगर है क्वेश्चन में दान की राशि कोई सा भी तो उसको ऐसे जोड़ लेना, जोड़ के फिर जो वार्षिक आय था उसमें घटा देना। अब जो उनका आय है कितना बन गया? 3,84,000। अब अगला छूट योग्य राशि। छूट योग्य राशि कैलकुलेट करना इस तरीके से कि कहां कहां छूट मिलता है, मतलब कितना, जहां पर भी वो जमा किया होगा उस राशि को निकालना पड़ेगा कि आखिर कितने पैसा में और छूट मिलेगा। तो है आपके प्रश्न में, जैसे कि देख लेते हैं ये सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि, इस सामान्य भविष्य निधि में वो क्या करता है? प्रति माह 4,000 जमा करता है। हर एक महीना 4,000, तो एक साल का निकालेंगे तो वो 12 चौक 48,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट उसको 48,000 लिख सकते हैं, सिंपल सा। फिर दूसरा वो कहां पर करते हैं? जीवन बीमा प्रीमियम, तो दूसरा चीज को भी लिखेंगे, जीवन बीमा प्रीमियम। ठीक है, जीवन बीमा प्रीमियम में देखो यहां पर वार्षिक जमा किया तो इसमें कोई गुणा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको 24,000 का 24,000 लिख ले। लेकिन ये भी अगर महीना वाला होता
मान के चलो जीवन बीमा में प्रति माह बोल दिया रहता है प्रश्न में हमें, तो जितनी भी चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखो। अगर प्रति माह बोल दिया रहता था, अब हम लोग उसको 12 से गुणा करते, जैसे कि ऊपर में इसमें प्रति माह जमा करते थे 4-4 हजार, इसलिए 12 चौक 48,000 एक साल का हुआ। अब ये 24,000 वार्षिक है, तो इसमें कोई हमें चेंजेस नहीं करना है। क्लियर? आगे देख लेते हैं इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय बचत पत्र भी खरीदता है। तीसरा चीज, राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है, बचत पत्र कितने का? 25,000 रुपए का। तो टोटल इसको कर दो, आखिर इतना रुपए में हमें छूट मिलने वाला है ना, और ऑलरेडी क्योंकि ये पैसा हमारे पास एक्चुअल में नहीं होता, इसलिए इस पे हमें कोई भी टैक्स नहीं पटाना है। इसको तो हम जमा कर देते हैं ना, तो जमा हो गया उस पैसा को हम अपने पास जो पैसा रखते हैं उस पे ही टैक्स पटाना पड़ता है, इसलिए इस पैसा को जोड़ करके क्या कर देना है आपको? माइनस कर देना है। तो कुल जमा राशि हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 0 0 0। अब देखो ये 4 और 5 और 4 9, 9 और 8 हो जाएगा 17 की 7 हासिल है 1, 4 4 8 है 9, तो ये 97,000 टोटल पैसा होता है। ठीक है, वहां पर कितना जमा करते हैं? टोटल 97,000। तो इतना हमें छूट मिलने वाला है, इतना पैसा पर हमें कोई टैक्स नहीं पटाना पड़ेगा। अब कर योग्य राशि, तो चलो ये तो छूट तो इतना रुपए का है, पता चल गया कि 97,000 रुपए में छूट मिलेगा। आखिर टैक्स कितने में पटाना पड़ेगा? तो इसके कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका आय है, आय कितना है? 3,84,000 जो रुपए है, ठीक है, उसमें आपको ये वाला पैसा को माइनस करना पड़ेगा। किसको? 97,000। इस तरीके से, ठीक है, उस पैसा को आपको यहां पर माइनस कर देना है, फिर आपका आंसर जो है आ जाएगा कि आखिर आपको कितने पर कर योग्य राशि मत बोल रहे हैं ना, मतलब कितने रुपए में आपको टैक्स पटाना है ये पता चलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, ये 2 लाख हो जाएगा 87,000 रुपए। ठीक है, 2,87,000 रुपए आपका बाकी रहेगा। क्लियर यहां तक? अब एक चीज ध्यान रखना कि बाकी प्रश्न में यहां पर चेंजेस आता है। अगर ये 1 लाख से ऊपर हुआ, मान के चलो किसी भी प्रश्न में आप लोग किसी को नोट कर लो, अगर किसी प्रश्न में ये 1 लाख से ऊपर का पैसा अगर आता है तो वहां पर हम सिर्फ 1 लाख को ही घटाएंगे, बाकी पैसा को नहीं घटाने वाला। इस चीज को याद रखना। अगर 1 लाख से कम है तो जितना आंसर आया है उतना को ही, जैसे कि यहाँ पर घटा दिया है 3,84,000 में 97,000 घटाया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 2,87,000। ये इस पैसा पर अब हमें टैक्स पटाना है। अब टैक्स इतना भी पटाना है, हम कैलकुलेट कर लिया, अब हमें टैक्स ऑफिस में जा करके पटाना है। ठीक है, तो टैक्स ऑफिस में भी एक ही काउंटर नहीं होता है, 2-3 काउंटर होता है। वहां जाते ही हमें अगर पहला काउंटर पर जाएंगे, ठीक है, पहला काउंटर पर लिखा रहता है कि अब जैसे वहां पर जाएंगे पहला काउंटर में, तो वहां बोलते हैं कि आपको, ठीक है, ऐसे 2 लाख तक अगर आपका इनकम है, आय है, तब 2 लाख तक क्या रहता है? कोई आयकर नहीं। तो इस तरीके से लिख लेंगे, कोई आयकर नहीं, इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, पहला काउंटर में। चलो उसके बाद वो तो छोड़ दिया, 2 लाख तक आपको कोई पैसा नहीं देना, लेकिन 2 लाख के बाद अगर 1 रुपया भी है आपके पास तो उसका आपको टैक्स पटाना पड़ेगा। इसलिए हमें काउंटर नंबर 2 पर जाना पड़ेगा, और काउंटर नंबर 2 में जैसे जाएंगे तो 2 लाख तक तो छूट है इसमें, तो 2 लाख तक को घटा दो। ऐसे हमारा इनकम कितना है? 2,87,000 है। इस 2,87,000 में 2 लाख पैसा को माइनस कर दो, क्योंकि यहां तक हमें कोई आयकर नहीं पटाना होता। फिर जितना पैसा बाकी रहेगा उसमें 10% आपका टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो 2,87,000 में 2 लाख घटेगा तो यहां पर आएगा 87,000 गुणित 10% है, तो 10/100 लिख दूंगा, क्योंकि हमें प्रतिशत हटा करके इसको पैसा बनाना है कि आखिर ये कितना रुपए है ना। तो 2 जीरो नीचे से, 2 जीरो ऊपर से कैंसल, तो ये बाकी रहेगा 170 गुणित 10, तो इसका गुणा करेंगे तो ये 8,700 रुपए होगा। इतना रुपए हमें टैक्स पटाना है उस काउंटर पर जाकर के। लेकिन जब इतना रुपए हम पटाने जाएंगे वहां पर, तो वो हमें क्या बोलेंगे पता है? आप ये पटा तो रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या पटाना पड़ेगा? इसके साथ ही साथ 6वां पॉइंट जो है शिक्षा उपकर देना पड़ेगा, ये बोलेंगे आप। ठीक है, शिक्षा उपकर। तो जितना पैसा पटाने के लिए हम उस काउंटर में गए, वहां पर जो ऑफिसर बैठे रहेंगे वो हमें बोलेंगे कि जितना पटा रहे हो भाई उसका 3% आप शिक्षा उपकर पटाओ करके। तो 3% शिक्षा उपकर निकाल दो भाई आप लोग इस तरीका से, 8,700 गुणित 3/100 कर दो इसको, तो 2 जीरो नीचे से, 2 जीरो ऊपर से, तो ये हो जाएगा 87 गुणित 3। फिर इसको आप लोग गुणा कर दो, 3 सत्ते हो जाएगा 21 की, 1 कैरी रहेगा 2,
फिर 3 8 कम 8 16 24 25 26 तो 261 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीका से आपको करना है। ये तो आपको शिक्षा ऊपर हो गया। फिर आपको टोटल वहां पर कितना पटाना है, कुल आयकर ऐसे लिख लेना, कुल देय आयकर। ठीक है, कुल देय आयकर आखिर आपको उस ऑफिस में कितना पटाना है, तो कितना पटाओगी आप, ये 8700 तो पटाओगी और साथ ही साथ 261 रुपया भी पटाओगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा कितना होगा, 8961 रुपए इतना पटाओगे। ठीक है, अतः कुल देय आयकर कितना होगा, 8961 रुपए होगा। और इसी तरीका से आपको हर एक क्वेश्चन को बनाना है। ये लगभग 5 पॉइंट में बनेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है दूसरा जो है हर एक प्रश्न में नहीं होता, हर एक प्रश्न में दान की राशि नहीं होती है, क्योंकि हर लोग दान नहीं करते, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये समझ आ गया होगा तो दूसरे प्रश्नों को आप लोग करके देखो। मैं एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता रहा हूं, इसलिए ताकि आप लोग कुछ करके देखो, और उसके बाद अगर डाउट आता है तो आप लोग एक वीडियो आने के 1-2 दिन बाद तक कमेंट करके बताइए। उसके बाद जितने भी आपका डाउट रहेगा सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेझिझक आपकी पूरी कंप्लीट क्लास 10th बोर्ड की तैयारी इस चैनल पर आपको कराया जाएगा। ठीक है।